सारिका क्लासेस में स्वागत करती हूँ। आज हम लोग भारत के परिप्रेक्ष्य में मध्यकालीन इतिहास को डिस्कस करेंगे, जो कि 1206 ईस्वी गुलाम वंश की स्थापना जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा की गई थी, वहाँ से स्टार्ट होती है। लेकिन इतिहास के बारे में मेरी समझ ये कहती है कि अगर जो आपको इतिहास में रुचि डेवलप करनी है तो आपको उसके बैकग्राउंड के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। उसके बगैर आप हिस्ट्री में अपनी रुचि डेवलप नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए मध्यकालीन भारत को जानने से पहले हम उन परिस्थितियों के बारे में जानेंगे जिसकी वजह से भारत में पहले अरबी आक्रमण, फिर तुर्की आक्रमण और उसके बाद गुलाम वंश की स्थापना हुई। तो इसकी शुरुआत हम करते हैं 632 ईस्वी, जब मोहम्मद साहब की मृत्यु हुई थी। 632 ईस्वी में मोहम्मद साहब की मृत्यु हो जाती है। उनकी मृत्यु के बाद एक पद का सृजन किया जाता है जिस पद का नाम होता है खलीफा। अब देखिए इस्लाम धर्म कितना नया है। जिन्होंने इस धर्म की स्थापना की, मोहम्मद साहब, आप सब लोग जानते होंगे कि इस्लाम धर्म की स्थापना मोहम्मद साहब ने की थी। उनकी मृत्यु कब हो जाती है? 632 ईस्वी में। याद रखिएगा कब? 632 ईस्वी। तो खलीफा पद, इस पद को बनाने का उद्देश्य क्या था? इस पद का सृजन क्यों करना पड़ा? इस पद का सृजन करने का मुख्य कारण था इसकी इस्लाम धर्म को एक राजनैतिक व धार्मिक गुरु मिल सके, जो कि इस्लाम धर्म के जो उपदेश हैं उनको फैला सके, उनका प्रचार कर सके। इसलिए इस पद का सृजन किया गया। हमारे भारत पर इस दौरान जो भी आक्रमण हुए उनका कहीं ना कहीं लिंक डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इन खलीफाओं से जुड़ा रहा है, इसलिए मैंने इस पद की चर्चा की है। मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद जो पहले खलीफा बनाए गए, जो पहले खलीफा बने, उनका नाम क्या था? अबू बकर। अबू बकर सबसे पहले खलीफा बने। आप याद रखिएगा। खलीफा का चयन तो हो गया, लेकिन आप ये मत समझिए कि इस पद को लेकर कभी खींचतान नहीं हुई। इस पद को लेकर के ना हमेशा खींचतान चलती रही। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि मुस्लिम धर्म दो संप्रदायों में बटा है, शिया और सुन्नी। शिया ये चाहते थे कि जो मोहम्मद साहब की बेटी फातिमा, उसके जो पति हैं अली, उनको खलीफा बनाया जाए। लेकिन सुन्नी संप्रदाय के लोग ना अबू बकर को खलीफा बनाना चाहते थे। अबू बकर उन्हीं 4 लोगों में से एक है जो 4 लोग मोहम्मद साहब के बहुत करीबी थे। तो उन्हीं 4 लोगों ने सर्वसम्मति से अबू बकर को खलीफा बना दिया, अपना प्रमुख चुन लिया। इस जगह में एक बात आपको बता दूं कि ये वही खलीफा पद है जिसके लिए 1919 में खिलाफत आंदोलन हुआ था, जिससे महात्मा गांधी जुड़े थे। देखिए, आप जब किसी ना सब्जेक्ट को पढ़ा करें उसको ना सभी डायमेंशन में लेके पढ़ें। जैसे हिस्ट्री आप पढ़ रहे हैं तो हिस्ट्री के जो प्लेसेस आ रहे हैं उनको आप मैप में फाइंड करिए, क्योंकि ये चीज़ें ना आपको ज्योग्राफी में कहीं ना कहीं मिलेंगी। उसके साथ ही आपकी वहाँ की राज्य व्यवस्था कैसी थी उसको भी इंटरलिंक करके चलें, जिससे ना आपको ना चीज़ें रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हम बात कर रहे थे खलीफा पद की। खलीफा पद का चयन होता है 632 ईस्वी में, वो खत्म होता है 1924 ईस्वी में। क्या आपको पता है कि ये 1924 ईस्वी में ही क्यों खत्म होता है? अब देखिए, इसको ना वर्ड से इंटरलिंक करिए। जब टर्की में एक व्यक्ति आता है, मुस्तफा कमाल पाशा, वो जो अंतिम खलीफा थे ना, उनकी हत्या कर देता है और इसी के साथ खलीफा पद समाप्त कर दिया जाता है। और यही मुस्तफा कमाल पाशा टर्की का उद्धारक कहलाता है। इसके पीछे भी कई रीजन थे, वो हम लोग ना जब मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे उसमें देखेंगे। यही खलीफा पद जब आप मॉडर्न इंडिया में पढ़ते हैं ना तो उसको रटने की कोशिश करते हैं और वो चीज़ें आपको याद नहीं होती, इसलिए हिस्ट्री को रटने की नहीं, समझने की कोशिश करिए। अब 712 ईस्वी में वाजिद अली या वाहिद अली, ये भी एक खलीफा है। तो इनके लिए, खलीफा पद के लिए श्रीलंका के शासक ने एक उपहार भेजा। अब श्रीलंका के शासक ने उपहार क्यों भेजा? श्रीलंका में ना मोहम्मद साहब के पैरों के निशान मिले थे। जब मोहम्मद साहब के पैरों के निशान मिले तो वो कितना इंपॉर्टेंट प्लेस होगा इस्लाम धर्म के लिए। तो इसलिए वहाँ के जो शासक थे श्रीलंका के, उसने वाजिद अली के लिए वाजिद अली जो कि खलीफा थे उनके लिए उपहार भेजते हैं। लेकिन उस उपहार को लूट लिया जाता है कहाँ पर?
देवलपोर्ट में। देवलपोर्ट कहाँ पर है? देवलपोर्ट सिंध में है। उसमें किसका शासन चल रहा था? दाहिर का। आप जानते होंगे, आपने कहीं ना कहीं हिस्ट्री में पढ़ा भी होगा। तो अब थोड़ा सा दाहिर के बारे में हम लोग जान लेते हैं। दाहिर एक हिंदू शासक था। उस समय सिंध की राजधानी कौन सी थी? एलोर। ये सारे जो मैं पॉइंट्स आपको बता रही हूँ, इनसे कहीं ना कहीं एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चन बनता जरूर है। तो इसलिए जो सारे पॉइंट्स हैं ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उस समय राजधानी कौन सी थी? एलोर। दाहिर की 2 पुत्रियां थीं और इसकी 2 पत्नियां भी थीं। इनके नाम कहीं ना कहीं पूछे जरूर जाते हैं। तो इनकी 2 पुत्रियों के नाम क्या क्या थे? परिमल देवी और सूर्या देवी। ये दोनों वही पुत्रियां हैं जिनको मोहम्मद बिन कासिम खलीफा के पास लेके जाता है। और दाहिर की 2 पत्नियां, जिनका एक पत्नी का नाम रानी बाई और दूसरी पत्नी का नाम लाडो। रानी बाई इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं क्योंकि जब मोहम्मद बिन कासिम यहाँ पर अटैक करता है सिंध में, तो उस दौरान ये आत्महत्या कर लेती है। तो अब आते हैं पॉइंट पर। जब खलीफा के लिए भेजी गई जो गिफ्ट थी उसको लूट लिया जाता है, जिससे कि ईरान का शासक उस समय था मंसूर हजाज। ईरान के शासक ना बहुत नाराज हो जाते हैं कि एक सम्माननीय पद खलीफा के लिए जो भेजी गई गिफ्ट है उसको कोई लूट ले, तो ये बहुत ही गलत बात है। अगर किसी पर्सन के लिए भेजा जाती तो एक अलग बात थी, वो उस पद के लिए भेजी गई थी। तो उसकी गरिमा को बनाए रखने के लिए मंसूर हजाज दाहिर को एक खत लिखता है, दाहिर के पास संदेश भेजता है कि इसके लिए कोई एक्शन लिया जाए। लेकिन दाहिर कोई एक्शन नहीं लेता और उसका कोई रिप्लाई नहीं भेजता है, जिससे कि मंसूर हजाज बहुत क्रुद्ध हो जाता है और वो यहाँ पर सिंध पर आक्रमण करने के लिए ना किसको भेजता है? मोहम्मद बिन कासिम को। मोहम्मद बिन कासिम 712 ईस्वी में सिंध पर आक्रमण कर देता है। इस आक्रमण में, इस युद्ध में दाहिर के भतीजे की मृत्यु हो जाती है, उसके पुत्र की मृत्यु हो जाती है और दाहिर भी पराजित हो जाता है। इस युद्ध को रावर का युद्ध इस नाम से भी जानते हैं, याद रखिएगा, रावर का युद्ध। तो दाहिर के पराजित होने के बाद जो मोहम्मद बिन कासिम था वो दाहिर की दोनों पुत्रियों को लेके जाता है खलीफा के पास। वो सोचता है कि जो खलीफा है ना, इस जीत से बहुत प्रसन्न होंगे। इस समय मोहम्मद बिन कासिम की उम्र सिर्फ 17 साल थी। एक युवा नौजवान जो कि अपनी इस जीत से बहुत खुश था और ये सोच रहा था खलीफा इस जीत से बहुत ही खुश होंगे और उसको शाबाशी देंगे। लेकिन होता है इसका जस्ट अपोजिट। जब मोहम्मद बिन कासिम दाहिर की दोनों पुत्रियों को लेकर खलीफा के पास पहुंचता है, तो दाहिर की पुत्रियां खलीफा से ये कहती हैं कि कासिम ने उनके साथ अभद्र व्यवहार किया, जिससे कि खलीफा बहुत ही ज्यादा नाराज हो जाते हैं और मोहम्मद बिन कासिम को ना मृत्युदंड सुनाते हैं। कोई भी धर्म हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो या कोई अन्य धर्म, किसी भी धर्म में स्त्री के साथ किए गए अभद्र व्यवहार के लिए कोई भी माफी नहीं दी गई है, जिसकी वजह से मोहम्मद बिन कासिम को दर्दनाक मृत्युदंड दे दिया जाता है और उसका काम खत्म हो जाता है। तो अब आप याद रखेंगे कि जो 712 ईस्वी में सिंध पर जो आक्रमण किया गया था अरबों द्वारा, पहला आक्रमण हुआ था, वो सिर्फ खलीफा पद की गरिमा को बनाए रखने के लिए हुआ था, ना कि शासन करने के लिए। तो 712 ईस्वी सिंध विजय के बाद इस्लाम धर्म सिंध पर 4 कर लगा देता है। कौन कौन से 4 कर हैं? जजिया कर, जकात, खम और खराज। जजिया कर जो कि गैर मुसलमानों से लिया जाता है, लेकिन इन गैर मुसलमानों में से 3 लोगों से ये कर नहीं लिया जाता था। तो वो 3 लोग कौन कौन से हैं? वृद्ध, संत और महिलाएं। अब आती है जकात की। जकात धनी मुसलमानों से लिया जाने वाला कर है और ये कर 12, 24, 48 इस रेशियो में लिया जाता है। नेक्स्ट आता है खम लूट का धन होता था और जितना भी लूट का धन था उसका जो 20% था वो खलीफा के पास जाता था और 80% जो सेना थी ना उस पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। नेक्स्ट आता है खराज एक भूमिकर था। खराज का जो 100% था हिंदुओं से लिया जाता था और मुसलमानों के लिए थोड़ा सा स्पेशल व्यवस्था थी, उनसे 50% जो खराज का ना 50% वसूल किया जाता था।
देखिए जंग स्टार्ट कब हुआ? 712 ईस्वी और खत्म कब होता है? अकबर के टाइम पर। तो ये थे मुसलमानों द्वारा लगाए गए 4 कर। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोगों ने अरबों के आक्रमण के बारे में पढ़ा कि ऐसी कौन कौन सी परिस्थितियां बनी जिससे कि अरबों का आक्रमण भारत पर हुआ। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे तुर्की आक्रमण के बारे में कि उन्होंने भारत पर आक्रमण क्यों किया और यहाँ पर शासन कैसे स्थापित किया। अगर जो आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिए। तो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।